फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, पैसा हमारे जीवन में बहुत ही पावरफुल चीज़ है। जहां एक ओर यह हमें सिक्योरिटी, कंफर्ट और फ्रीडम देता है, वहीं दूसरी ओर यही पैसा हमें तनाव और चिंता भी दे सकता है। हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और फिनेंशियल डिसीजन कैसे लेते हैं, इसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। मॉर्गन हाउसेल द्वारा लिखित द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बहुत ही शानदार बुक है, जो उन साइकोलॉजिकल वजहों के बारे में हमें बताती है जो हमें फिनेंशियल डिसीजन को प्रभावित करते हैं। हाउसेल का कहना है, हमारे इमोशन, बायसेस और अनुभव इस बारे में अहम रोल निभाते हैं कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और उसे कैसे मैनेज करते हैं। साथ ही साथ वह यह भी कहते हैं कि इन चीज़ों को समझकर हम बेहतर फिनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। हमारा मनी माइंडसेट या पैसों से संबंधित हमारी जो मानसिकता होती है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारे बिलीव्स, एटीट्यूड और हमारा इमोशन। इतना ही नहीं, पैसे के बारे में हमारी सोच पर हमारी परवरिश, हमारे अनुभवों और हमारी संस्कृति का भी असर पड़ता है, और पैसों की इस मानसिकता का हमारे फिनेंशियल बिहेवियर पर गहरा असर पड़ता है। अगर पैसों के प्रति हमारी मानसिकता नेगेटिव है तो हम इम्पल्सिव बाइंग करेंगे और हमारी सेविंग में ज़्यादा हमारे ऊपर कर्ज होगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम पैसों के बारे में पॉजिटिव माइंडसेट है तो हम समझदारी से फिनेंशियल निर्णय लेंगे और सेविंग्स भी करेंगे, जिससे हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो सके। लेकिन अच्छी बात यह है, हम अपनी धन संबंधी मानसिकता को बदल सकते हैं और इसे बेहतर बना सकते हैं। पैसे के मनोविज्ञान को समझकर और अपनी खुद की पैसे की मानसिकता को बदलने के लिए काम करके हम बेहतर फिनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं और अपना वित्तीय भविष्य सुधार सकते हैं। मॉर्गन हाउसेल के अकॉर्डिंग, प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज टू प्लान ऑन द प्लान नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। मॉर्गन हाउसेल के अकॉर्डिंग, मनी इज ग्रेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू एंड this cannot be overstated is its ability to give you control over your time. चैप्टर नंबर 1, No one is crazy। पैसे के बारे में अलग अलग लोगों के सोचने का तरीका भी अलग अलग होता है। जहां एक ओर कुछ लोग फ्यूचर के लिए पैसे सेव करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सिर्फ आज ही में जीना पसंद करते हैं। हमारे लिए ज़रूरी यह है कि हमें पैसे के बारे में अलग अलग दृष्टिकोणों का पता हो और जो हमें सबसे अच्छा लगे उसे अपने लिए चुनें। धन प्रबंधन के विभिन्न दृष्टिकोण। पैसों को मैनेज करने के लिए कई अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग पैसों को बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। ऑथर कहते हैं कि कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है, लेकिन हमें एक ऐसा दृष्टिकोण ढूंढना चाहिए जो हमारे लाइफस्टाइल और हमारे गोल्स के लिए अनुकूल हो। मॉर्गन हाउसेल के अकॉर्डिंग, सेविंग्स कैन बी क्रिएटेड बाय स्पेंडिंग लेस। यू कैन स्पेंड लेस इफ यू डिजायर लेस, एंड यू विल डिजायर लेस इफ यू केयर लेस अबाउट व्हाट अदर थिंक्स ऑफ यू। फिनेंशियल बिलीव्स कैसे बनते हैं? ऑथर हमें बताते हैं कि हमारी वित्तीय मान्यताओं को बनाने में हमारी व्यक्तिगत अनुभवों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई ऐसे घर में पले बड़े हैं जहां पैसे की कमी है, तो उनके मितव्ययी होने की अधिक संभावना है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई ऐसे घर में पले बड़े हैं जहां पैसा प्रचुर मात्रा में है, तो उनके खर्चीले होने की अधिक संभावना है। विभिन्न वित्तीय रणनीतियों को अपनाना। वित्तीय रूप से सफल होने के लिए कई अलग अलग रणनीतियां हैं। कुछ लोग निवेश की ओर बहुत ध्यान देते हैं, वहीं कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स तरह से बचत करना पसंद करते हैं। हमें ऐसी रणनीति ढूंढनी चाहिए जो हमारी जोखिम सहनशीलता और लक्ष्यों के अनुकूल हो। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि हमारी वित्तीय सफलता में लक यानी भाग्य और रिस्क यानी जोखिम बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, और अक्सर हम लक और रिस्क को काम करके आंकते हैं। साथ ही साथ वह यह भी कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने भाग्य पर निर्भर होकर नहीं बैठना चाहिए। वित्तीय सफलता के लिए कौशल और मौका दोनों जरूरी है,
लेकिन हम सिर्फ अपना कौशल बेहतर बना सकते हैं। लक को बेहतर बनाना हमारे बस में नहीं है। इसके अलावा हमें जोखिम को कम करने पर ध्यान देना चाहिए और ये सब करने के बाद ये याद रखना चाहिए कि आउटकम अनसर्टेन या अनिश्चित है। धन संचय में भाग्य और जोखिम की भूमिका। ऑथर कहते हैं कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत और कौशल की जरूरत होती है। वह दुनिया में कई ऐसे अमीर लोग हैं जो सिर्फ अपने भाग्य की वजह से अमीर बने हैं, जैसे कि अमीर परिवारों में पैदा होना या सही समय पर सही जगह पर होना। ऑथर यह भी कहते हैं कि सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता और यही वजह है कि किसी को मेहनत का फल जल्दी मिल जाता है और किसी को देर में मिलता है। कोई थोड़ी सी मेहनत करके ही अमीर बन जाता है और कोई सारी उम्र मेहनत करने के बाद भी गरीब रह जाता है। अप्रत्याशित कारणों के प्रभाव। हमारी वित्तीय सफलता पर कई अप्रत्याशित कारणों का भी असर पड़ता है और शेयर मार्केट अप्रत्याशित प्रणाली का एक प्रमुख उदाहरण है, जहां लोगों को अमीर और गरीब बनाने में अनप्रोडक्टिबल चीजें बहुत बड़ा रोल निभाती है। ये अनप्रोडक्टिबल चीजें इतनी पावरफुल होती है कि इनकी वजह से सबसे कुशल निवेशक भी पैसा खो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध इत्यादि ऐसे ही कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हैं जिनका हमारे वित्तीय जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वित्तीय सफलता में कौशल और संभावना को संतुलित करना। ऑथर कहता है कि इन सब बातों से ये साबित होता है कि वित्तीय सफलता के लिए कौशल और मौका मीन्स लक एंड चांस दोनों जरूरी है। उनका सुझाव है कि हम अपने निवेश में विविधता लाकर और अप्रत्याशित के लिए बचत करके जोखिम को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए सोचे समझे जोखिम लेने से नहीं डरना चाहिए। जोखिम को कम करने और अनिश्चितता को गले लगाने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। निवेश में विविधता। कभी भी अपना सारा निवेश एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में न करके अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को जितना हो सके डाइवर्सिफाई कीजिए और विभिन्न प्रकार के एस्टेट जैसे स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट इत्यादि में इन्वेस्ट कीजिए। अगर कोई एक स्टेट खराब प्रदर्शन करता भी है तो इससे जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। नंबर 2, अप्रत्याशित के लिए बचाए। अप्रत्याशित घटनाओं से बचने के लिए एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो कम से कम 3 से 6 महीने तक के खर्चों को कवर कर सके। इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल क्राइसिस में परेशानी से बचाता है। सोच समझकर जोखिम लेने से न डरे। इसका मतलब ऐसे जोखिम लेना है जो हमारे वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए रिटायरमेंट की सेविंग के लिए हम थोड़ा अग्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लेकिन अगर हम घर की डाउन पेमेंट के लिए सेविंग्स कर रहे हैं तो हमें थोड़ा कम रिस्की पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। चैप्टर नंबर 3, नेवर एनफ, कभी पर्याप्त नहीं। कितना पैसा पर्याप्त है? इस चैप्टर में ऑथर ने हमें पर्याप्त धन के बारे में हमसे सवाल किया है कि हमारे लिए पर्याप्त पैसे का क्या मतलब है। वह कहते हैं कि यह हर किसी के लिए पर्याप्त अलग है। कुछ लोगों के लिए पर्याप्त पैसा वह है जो उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सके, जबकि कुछ लोगों के लिए एक आरामदायक जीवन जीने लायक पैसे को पर्याप्त समझते हैं और कुछ लोग इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि वो जल्दी रिटायरमेंट ले सके। जरूरी ये है कि हम भी ये बात सोचें और अपने लिए इस पर्याप्त का अर्थ ढूंढें जिससे हम अपने मूल्य के अनुरूप वित्तीय निर्णय ले सकें। मॉर्गन होसल के अकॉर्डिंग नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। महत्वाकांक्षा और संतुष्टि। महत्वाकांक्षा कुछ हासिल करने की इच्छा है और संतोष आपके पास जो कुछ है उससे संतोष रहना है। देखने में तो ये दोनों ताकतें विरोधाभासी लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वे वास्तव में एक साथ रह सकती हैं। जहां एक और महत्वाकांक्षा हमें हमारे गोल्स को हासिल करने के लिए मोटिवेट कर सकती है, वहीं दूसरी ओर संतुष्टि हमारे पास जो है उसे एप्रिशिएट करने और उसके लिए शुक्रगुजार होने में मदद कर सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी महत्वाकांक्षा और संतुष्टि के बीच एक बैलेंस बनाकर रखें। अधिक की अंतहीन खोज। जब आप पर्याप्त से ज़्यादा अधिक की तलाश में रहते हैं
तो आपके हाथ निराशा ही लगती है, क्योंकि अधिक की खोज अंतहीन होती है और दुख का कारण बनती है। अधिक पैसे की खोज हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं रहा है। इतना ही नहीं, यह खोज तलाश हमें खराब वित्तीय निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। यदि आप अपने पैसे से खुश रहना चाहते हैं तो आपको अधिक की अंतहीन खोज को छोड़ना सीखना होगा। वर्तमान में वित्तीय पूर्ति ढूंढना। वित्तीय संतुष्टि, जिसे फिनेंशियल सेटिस्फेक्शन भी कहा जाता है, का मतलब यह नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। वित्तीय संतुष्टि का मतलब है कि आप अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में अच्छा महसूस करें। आप अपनी क्षमता के भीतर रहकर भविष्य के लिए बचत करके और जो आपके पास है उसके लिए आभारी होकर वित्तीय संतुष्टि पा सकते हैं। चैप्टर नंबर 4, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का जादू। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ब्याज पर भी ब्याज कमाया जाता है, और ऐसा करने के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न कमाते हैं उसे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको इस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया आपको इन्वेस्टमेंट को अच्छी खासी ग्रोथ देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और हर साल आपको अपने निवेश पर 10% रिटर्न मिलता है, तो एक साल बाद आपके पास 110 रुपये होंगे। अगले साल आपको जो रिटर्न मिलेगा वह 110 पर मिलेगा, जो 11 रुपये होगा। इसका मतलब है कि दूसरे साल में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़कर 121 रुपये हो जाएगी। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी उतना ही बढ़ता जाएगा, और 20 साल बाद अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10% रिटर्न हासिल करता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 672.72 रुपये हो जाएगी। टाइम और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग का असली जादू टाइम के साथ देखने को मिलता है। आप अपने पैसे को जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट रखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट उतना ही आपके फेवर में काम करेगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आप जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने में उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप प्रति माह 100 रुपये का निवेश करते हैं और प्रति वर्ष 10% ब्याज अर्जित करते हैं। यदि आप 20 साल की उम्र में निवेश करना शुरू करते हैं तो 65 साल की उम्र में आपके पास 2,28,862 रुपये होंगे। हालांकि यदि आप 30 साल की उम्र में निवेश करना शुरू करते हैं तो 65 साल की उम्र में आपके पास केवल 1,32,278 रुपये होंगे। इससे पता चलता है कि 10 साल का भी अंतर आपके इन्वेस्टमेंट पर कितना असर डालता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और धैर्य। जैसे कि हमें ऊपर कहा है कि लंबी अवधि में कंपाउंडिंग सबसे अच्छा काम करती है, लेकिन हर किसी के पास इतना धैर्य नहीं होता और न ही कोई लंबी अवधि तक वेट करना चाहता है। लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग के मैजिक को देखना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर धैर्य पैदा करना होगा और अपने पैसे को बढ़ने के लिए समय देना होगा। अगर आप धैर्य न रखकर समय से पहले अपने इन्वेस्टमेंट को कैश कर लेते हैं, यानी पैसा निकाल लेते हैं, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलने वाले लाभ का फायदा नहीं उठा पाएंगे। मॉर्गन हाउसेल के अकॉर्डिंग, प्रोग्रेस हैपन टू स्लोली टू नोटिस बट सेटबैक्स हैपन टू क्विकली टू इग्नोर। कंपाउंडिंग के जादू का लाभ उठाने के तरीके। कंपाउंडिंग के जादू का लाभ उठाने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जल्दी निवेश शुरू करें। आप जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने के लिए उतना ही टाइम मिलेगा। नियमित रूप से निवेश करें। नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट करके आपकी एक इन्वेस्टमेंट की एक आदत बनेगी और साथ ही साथ आपको कंपाउंडिंग की शक्ति मिलेगी। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा ये होता है कि इससे रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। अपनी कमाई को पुनर्निवेश करें। आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर जो भी फ़ायदा होता है उसे दोबारा से इन्वेस्ट करें। ऐसा करने से आपका पैसा और भी तेज़ी से बढ़ेगा। जो मैंने अभी आपको टिप्स बताए हैं, आप कंपाउंडिंग की पावर का उपयोग करके अपने पैसों को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। शॉर्ट टर्म गेम्स और वेल्थ। ऑथर हमें बताते हैं कि वैसे तो अमीर बनने के कई तरीके हैं, जैसे कुछ लोग गैम्बलिंग इत्यादि करके भी अमीर बनते हैं, लेकिन ये अमीर बनने का स्थायी तरीका नहीं है।
रियल वेल्थ हमारी कड़ी मेहनत, स्मार्ट निवेश और अच्छी फिनेंशियल हैबिट्स की वजह से बनती है। ऑथर कहते हैं कि शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म गेम्स पर फोकस करना चाहिए और ऐसे फिनेंशियल डिसीजन नहीं लेने चाहिए जो हमारे आने वाले कल के लिए मुश्किलें पैदा कर सके। सस्टेनेबल मनी हैबिट्स। सस्टेनेबल मनी हैबिट्स का मतलब है अपनी योग्यता के अनुसार जीवन जीना, नियमित रूप से सेविंग्स करना और समझदारी से निवेश करना। ऑथर का वेल्थी बनने के लिए ये हैबिट्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ हमें पैसों के मामले में धैर्य और अनुशासन रखना चाहिए। कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं दिखेंगे, तो ऐसे में हमें निराश नहीं होना चाहिए और अनुशासन पूर्वक निवेश जारी रखना चाहिए। अपने पैसों को सुरक्षित करना। दोस्तों, पैसा इकट्ठा करना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि पैसा उतनी ही जल्दी खर्च भी हो जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ऐसे रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें और अपने पैसों को ऐसे स्टेट में लगाएं जहां ज़्यादा रिस्क न हो। साथ ही साथ आपको अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स करना नहीं छोड़ना है और न ही खुद को डेब्ट के बोझ तले दबाना है। इसके साथ खुद को इन्फॉर्म रखना भी जरूरी है और आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि आप अपने लिए उपलब्ध सभी टैक्स, डिस्काउंट्स और अन्य लाभों का लाभ उठा रहे हैं। मोर्गन हाउसेल के अकॉर्डिंग, डूइंग समथिंग यू लव ऑन ए शेड्यूल यू कांट कंट्रोल कैन फील द सेम एज डूइंग समथिंग यू हेट। फिनेंशियल स्टेट को सुरक्षित कैसे रखें? ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका उपयोग करके आप अपने फिनेंशियल स्टेट को सुरक्षित कर सकते हैं और उन्हें बढ़ने का मौका दे सकते हैं, जैसे डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने निवेश में विविधता लाना, रीब्लेसिंग यानी अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से पुनः संतुलित करना, लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि के लिए निवेश करना, फिनेंशियल एडवाइजर यानी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना। इन टिप्स का उपयोग करके आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और लंबी अवधि के लिए अमीर बने रहने की संभावना बढ़ा सकते हैं। चैप्टर नंबर 6, टेल्स यू विन। टेल इवेंट्स के सकारात्मक प्रभाव। टेल इवेंट एक ऐसी बाहरी घटना है जो बहुत दुर्लभ है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। फाइनेंस के क्षेत्र में स्टॉक मार्केट क्रैश, प्राकृतिक आपदाएं या महामारी टेल इवेंट्स का उदाहरण है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में ऑथर मॉर्गन होसल कहते हैं कि अगर हम टेल इवेंट्स के लिए तैयार रहे तो उनका हमारे फिनेंशियल जीवन पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हमने अपने लिए इमरजेंसी फंड बनाया होगा तो हम कर्ज में डूबे बिना वित्तीय संकट का सामना कर सकते हैं। इतना ही नहीं, टेल इवेंट का फायदा हम उन एस्टेट में निवेश करके भी उठा सकते हैं जो ऐसे टाइम में अच्छा परफॉर्म करती है। उदाहरण के लिए, सोने को अक्सर एक सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है जो बाजार में उथल पुथल के समय में हमारे धन की रक्षा कर सकता है। आउटलेयर्स की सच्चाई। आउटलेयर एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो बाकी डेटा सेट से काफ़ी भिन्न होता है। जैसे फिनांस के क्षेत्र में वारेन बफेट जी के इन्वेस्टमेंट रिटर्न या बिल गेट्स की नेटवर्थ आउटलेयर्स को दर्शाते हैं। ऑथर का कहना है कि आउटलेयर्स का हमारे पैसों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि हम कुछ शेयरों में निवेश करते हैं जो नाटकीय रूप से बढ़ते हैं, तो ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा बना सकते हैं और हमारी संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। हालांकि हमें यह भी पता होना चाहिए कि आउटलेयर दुर्लभ और अप्रत्याशित है। हमें कुछ भाग्यशाली शेयरों में निवेश करके अमीर बनने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दुर्लभ और अप्रत्याशित घटनाओं से अवसरों का लाभ उठाना। ऑथर हमें बताते हैं कि दुर्लभ और अप्रत्याशित घटनाएं निवेशकों के लिए एक अवसर के रूप में आती है, लेकिन अक्सर लोग उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। उदाहरण के लिए, यदि शेयर बाजार में गिरावट आती है तो यह कम दामों में स्टॉक खरीदने का एक अवसर होता है, लेकिन पैनिक के माहौल में लोग मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। साथ ही साथ हमें थोड़ी सावधानी भी बरतनी चाहिए और बहुत ज़्यादा जोखिम लेने से बचना चाहिए। हमें सिर्फ ऐसे एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी हमें और उनके जोखिम को भी हम भली भांति समझते हों। फिनेंशियल फ्रीडम क्या है? फिनेंशियल फ्रीडम, जिसे वित्तीय स्वतंत्रता भी कहा जाता है, पैसे की चिंता किए बिना
अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीने की क्षमता है। इसका मतलब है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी बुनियादी ज़रूरतों और चाहतों को पूरा कर सकें और अपने पैशन को भी फॉलो कर सकें। वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के कई अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग इसे समझदारी से बचत और निवेश करके हासिल करते हैं। अन्य लोग अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करके इसे हासिल करते हैं और कुछ अन्य लोग लॉटरी जीतकर इसे हासिल करते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता अलग अलग मतलब। वित्तीय स्वतंत्रता अलग अलग लोगों के लिए अलग मतलब रखती है। कुछ लोग अपनी पैसिव इनकम के सहारे जी पाने को वित्तीय स्वतंत्रता मानते हैं, तो कुछ इसे जल्दी रिटायरमेंट लेकर आराम का जीवन जीने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। कुछ अन्य लोग इसे पैसों की चिंता किए बिना जब चाहे जो चाहे करने की क्षमता को वित्तीय स्वतंत्रता मानते हैं। ध्यान देने लायक बात यह है कि आपको खुद अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को अपनी परिस्थितियों और गोल्स के आधार पर परिभाषित करना होगा। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। वित्तीय स्वतंत्रता का हमारे जीवन पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। इससे हमें सुरक्षा और मन की शांति मिलती है। इतना ही नहीं, वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के बाद हम पैसे की चिंता किए बिना अपने पैशन और गोल्स को फॉलो कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता के कुछ मनोवैज्ञानिक लाभ इस प्रकार है। सुख और समृद्धि में वृद्धि, तनाव और चिंता में कमी, अपने जीवन पर नियंत्रण की भावना में वृद्धि, प्रेरणा और उत्पादकता में वृद्धि, अपने जुनून को आगे बढ़ाने की क्षमता में वृद्धि, सुरक्षा की भावना और मन की शांति में वृद्धि। चैप्टर नंबर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। मैन इन द कार पैराडॉक्स, पैसे वित्तीय व्यवहार में विरोधाभास को समझना। लोग अपने फिनेंशियल निर्णय अक्सर ऐसे भ्रमिक परिस्थितियों को देखकर लेते हैं जो वास्तव में सच होती है। ये विरोधाभास पैसे और वित्तीय सफलता के बारे में अप्रत्याशित विकल्प और गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग महंगी कार चलाते हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो अमीर हैं, लेकिन वे वास्तव में कर्ज में डूबे हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पैसों के विजिबल सिंबल्स को ही वेल्थ मानते हैं, जबकि असलियत ये है कि वेल्थ के सिंबल्स और रियल वेल्थ में फर्क होता है। मैन इन दी कार पैराडॉक्स को समझना। मैन इन दी कार पैराडॉक्स ऐसे लोगों को दर्शाता है जो अपनी देखने में तो अमीर लगते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता कुछ और ही होती है और वह अमीर होने के लिए दिखावा इसलिए करते हैं क्योंकि वो आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं। इस विरोधाभास की शुरुआत इस बात से होती है कि हम अक्सर बाहरी संकेतकों जैसे उनकी कार या घर के आधार पर उनकी वित्तीय हालत पर अपनी राय बना लेते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि संकेतक भ्रामक हो सकते हैं। हम वित्तीय निर्णय कैसे लेते हैं? इस चैप्टर में ऑथर हमें इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक के बारे में भी बताते हैं और कहते हैं कि मानव प्रकृति ऐसी होती है कि हम दूसरों का मूल्यांकन करते समय तत्काल निर्णय लेने और शॉर्टकट पर भरोसा करते हैं, जिससे अक्सर हम उनकी वित्तीय स्थितियों को गलत आंकने लगते हैं। इस मानव प्रकृति के पीछे हमारे जन्मजात पूर्वाग्रह, सामाजिक दबाव और सामाजिक मानदंड आदि शामिल है। Napoleon's definition of a military genius was the man who can do the average thing when all those around him are going crazy. In the car paradox की सीख। यह चैप्टर हमें बताता है कि हमें अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने चाहिए और पैसों के बारे में अपनी सोच पर भी। साथ ही साथ ये चैप्टर हमें ये भी सिखाता है कि हमें बाहरी दिखावे के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने खुद के वित्तीय कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। चैप्टर नंबर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। पैसों के बारे में हमारी धारणा। हमारे समाज में लग्जरी कार, महंगे घर, कपड़े इत्यादि को सफलता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और जिन लोगों के पास ये सब चीजें होती हैं हम उन्हें वेल्दी मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में पैसों का ये दिखावा भ्रामक हो सकता है। ऑथर हमें बताते हैं कि असल वेल्थ वह है जो हमें दिखती नहीं है, जैसे कि फिनेंशियल सिक्योरिटी, मन की शांति, स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते इत्यादि। अदृश्य धन। केवल वेल्थ या अदृश्य धन हमारे जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारे पूरे जीवन को बेहतर में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ऑथर हमें समझाते हैं कि हमें मटेरियल वेल्थ के पीछे न भागकर ऐसी इनविजिबल वेल्थ बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो हमें खुशी और संतुष्टि दे सके और हमारे जीवन को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सके।
मटेरियल वेल्थ शुरू में तो हमें थोड़ी बहुत खुशी दे सकती है, लेकिन जब इसके पीछे पागलों की तरह भागने लगते हैं तो फिर हम बाकी और चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमें खुशी देती है, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड, अपने पैशन, हेल्थ इत्यादि। और हम इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि सिर्फ पैसे से ही खुशी मिलती है। पैसे के पीछे भागने से पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन खुशी हासिल नहीं की जा सकती। इनविजिबल वेल्थ कैसे बनाएं? दोस्तों, अगर आप भी इनविजिबल वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आगे जो मैं आपको टिप्स बताऊंगी वो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। वित्तीय सुरक्षा। एक इमरजेंसी फंड बनाएं जिससे आप सिक्योर फील करेंगे और आपको मानसिक शांति भी रहेगी। समय का सदुपयोग। जितना हो सके सार्थक गतिविधियों को टाइम दीजिए, साथ ही साथ रिश्तों और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए भी समय दीजिए। मटेरियल वेल्थ बनाम अनुभव। मटेरियल वेल्थ से ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंसेस के पीछे भागिए जिनसे आपको यादगार अनुभव मिले। ट्रैवल कीजिए या मेमोरेबल एक्सपीरियंस कीजिए। स्वास्थ्य और रिश्ते। ये कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य शरीर से बढ़कर कोई चीज नहीं है। इसलिए शरीर और मन के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ मजबूत रिश्तों को भी समय दीजिए और उन्हें मजबूत बनाइए, क्योंकि रिश्ते खुश रहने में आपकी मदद करते हैं। आभार और संतुष्टि। आपके पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास कीजिए तथा उसके लिए कृतज्ञ रहिए। पर्याप्त को परिभाषित कीजिए। आपको अपने लिए एक ऐसा बिंदु निर्धारित करना होगा जहां आपके पास अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो। इससे आपको निरंतर उपभोग के जाल से बचने में मदद मिलेगी। चैप्टर नंबर 10, सेव मनी, पैसा बचाओ। इस चैप्टर में मॉर्गन होसल कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए पैसा कमाना जितना जरूरी है, पैसा बचाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सेविंग्स हमारे अनएक्सपेक्टेड खर्चों को पूरा करने और आने वाले कल की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ हमें फिनेंशियल सिक्योरिटी भी देती है। अगर हमने सेविंग्स कर रखी होगी तो हम आसानी से अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं और अपने गोल्स तक भी आसानी से पहुंच सकते हैं। बचत में आने वाली बाधाएं। अगर हम पैसे बचने के फायदों को समझकर पैसे बचने की सोचने भी लगे तो उसके रास्ते में कई बाधाएं आएगी, जैसे कि अप्रत्याशित खर्च, डेब्ट यानी कर्ज और लाइफस्टाइल को मेंटेन करना आदि। अगर आप इन बाधाओं पर काबू पाना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए हैं। बजट बनाएं। बजट बनाने से आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं और ये पता लग सकता है कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। बचत को ऑटोमेट करें। अपने चेकिंग खाते से अपने बचत खाते में ऑटोमेटेड ट्रांसफर सेट करें, जिससे हर महीने बचत के लिए पैसा अलग निकलता रहे। फिनेंशियल गोल्स सेट करें। जब आपके गोल्स होंगे तो आपको पैसे बचाने के लिए मोटिवेटेड, प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। बचत में मनोविज्ञान। जब पैसा बचाने की बात आती है तो हमारा मनोवैज्ञानिक अक्सर हमारे खिलाफ काम करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को न देखकर ऐसी चीजों से खुश हो जाते हैं जो हमें तुरंत संतुष्टि देती है। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होता है कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर तरजीह देता है। इसे प्रेजेंट बायस कहा जाता है। मॉर्गन हाउसल के अकॉर्डिंग मनी इज ग्रेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू एंड दिस कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड is its ability to give you control over your time। बचत और आनंद। भविष्य के लिए बचत और वर्तमान का आनंद लेने के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। आपको ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करने से नहीं झिझकना चाहिए जो आपको खुशी देती है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने खर्च करने की आदत पर नियंत्रण करना चाहिए। पैसा बचाना तभी संभव है जब इसे आप अपनी आदत बना ले। ज्यादा बड़ी शुरुआत करने के चक्कर में न पड़े और छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे हर महीने बचत की राशि बढ़ाएं। कंक्लूजन। ये बुक हमें बताती है कि हम अपने जीवन में जो फाइनेंशियल निर्णय लेते हैं वह हमारे इमोशन, बायसेस और एक्सपीरियंस के आधार पर लेते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी सीखने को मिलता है कि वित्तीय सफलता सिर्फ नंबर्स और फॉर्मूला का खेल नहीं है, बल्कि इसमें वित्तीय रूप से सफल होने के लिए हमारा व्यवहार, दृष्टिकोण और जो हम निर्णय लेते हैं वो भी जिम्मेदार है।
पैसों को मैनेज करने के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो सबके ऊपर फिट बैठता है। जैसे हर व्यक्ति अलग होता है, उनकी ज़रूरतें और व्यवहार भी अलग होता है, इसलिए हर व्यक्ति की वित्तीय यात्राएं भी अद्वितीय होती है। पैसों के प्रबंधन के लिए आत्म जागरूकता, अनुशासन और अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमसे कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।